हेलो गाइस, वेलकम। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात करी थी, आज हम थर्मोडायनेमिक्स को स्टार्ट करेंगे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स की जो ब्रांच है फिजिक्स की, उसके वो किस चीज के बारे में स्टडी करते हैं। देखो, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला होता है हमारा थर्मो, मीन्स हीट, या मैं कहूँ थर्मल एनर्जी। और जो डायनेमिक्स होता है, ये इसका मीनिंग क्या होता है? समथिंग नोन एज मोशन, राइट। इसका मीनिंग जो होता है बेटा मोशन होता है, या फिर समथिंग, या फिर मैं क्या है, किसी बॉडी का मोशन आ रहा है या उसके बारे में जो स्टडी होती है, उसे हम कहते हैं डायनेमिक्स। आपने सुना भी होगा, मैकेनिक्स में टर्म आती है डायनेमिक्स की, रोटेशनल डायनेमिक्स या ये सब जो भी होती है, या फ्लूइड डायनेमिक्स, ये सब जो टर्म आते हैं। डायनेमिक्स का मीनिंग क्या होता है? बेसिकली मोशन होता है। तो थर्मोडायनेमिक्स जो ब्रांच है हमारी फिजिक्स की, उसमें हम किस बारे में स्टडी करेंगे? दैट इज हीट का ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर के बारे में हम स्टडी करेंगे। हीट ट्रांसफर के बारे में बेसिकली हम ये स्टडी करेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या हमें चीजें पढ़नी होती हैं। ठीक है, कैसे कैसे हमारा हीट का ट्रांसफर होता है। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज हीट। हीट क्या होती है? व्हाट इज इट? एनीवन नोज? देखो, बचपन से हम पढ़ते हैं कोई हीट, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर। फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये कहते हैं हमारी फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर्स फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी। ठीक है। अब जो ये हीट ट्रांसफर हो रही है, किससे हो रही है? हॉट बॉडी से। मान लो ये हमारी हॉट बॉडी है, एंड ये किस में ट्रांसफर हो रही है? कोल्ड बॉडी के अंदर। क्या ये अपने आप ही ट्रांसफर हो जाएगी? नहीं, ऐसे तो नहीं होगी जब तक हम उन दोनों को कॉन्टैक्ट में नहीं लेकर आते। मान लो ये हॉट बॉडी है और ये कोल्ड बॉडी है, ठीक है। क्या ये अपने आप ट्रांसफर हो जाएगी? मैंने इसको हॉट बॉडी को यहाँ रख लिया और कोल्ड बॉडी को यहाँ रख लिया, क्या ये दोनों हीट इस इस बॉडी से इस बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगी? नहीं। जब तक हम इन दोनों को कॉन्टैक्ट में नहीं लेकर आते, एक साथ नहीं रखते, तब तक इनके अंदर कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। जब भी हम हॉट और कोल्ड बॉडी को, मान लो ये हॉट बॉडी है और हम दोनों जब इनको डायरेक्टली कांटेक्ट में लेकर आएंगे, तब इनका जो हीट इनके अंदर जो होगा वो हीट का ट्रांसफर होगा। और जब हीट का ट्रांसफर होगा, तो हमने देखा कि इन दोनों बॉडी के टेम्परेचर में मींस चेंज चेंज आया, राइट। चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बोथ द बॉडीज। और जैसे ही टेम्परेचर चेंज आया, तो कुछ टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम टी, तो इसके अंदर इन दोनों बॉडी का टेम्परेचर एक कांस्टेंट बन गया। दैट इज मान लेते हैं हम टीएफ बन गया, फाइनल टेम्परेचर आ गया। मींस जो हॉट बॉडी थी उसका थोड़ा सा टेम्परेचर कम हुआ, और जो कोल्ड बॉडी है उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया। बट कुछ टाइम बाद दोनों का टेम्परेचर एक ही हो गया, राइट। अब बात आती है, सर जो हीट है, क्या वो अपने आप ट्रांसफर होती है हॉट से कोल्ड बॉडी के अंदर? आंसर इज यस, आप सबको पता है, बिल्कुल होती है। आप सबने अपने अपने घर में एक्सपेरिमेंट किए होंगे, होती है ना। अपने आप ट्रांसफर होती है हीट, हमें कोई भी एक्सटर्नल वर्क नहीं करना होता इस प्रोसेस के अंदर। नो एक्सटर्नल वर्क। क्या हीट कोल्ड बॉडी से अपने आप ट्रांसफर हो सकती है? क्या हीट कोल्ड बॉडी से अपने आप ट्रांसफर हो सकती है हॉट बॉडी के अंदर? मेरा कहने का मतलब है, मैंने कोई भी बॉडी ली जिसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम है, जिसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम है। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरी कोल्ड बॉडी है उसमें से थोड़ी सी हीट बाहर निकल जाए, और वो जो बॉडी है वो और ज्यादा ठंडी हो जाए, उसका टेम्परेचर और कम हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है? सराउंडिंग में टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए, बिकॉज हमने वहां पे हीट क्या है, दी है, राइट। तो क्या ऐसा हो सकता है? आंसर इज नो। दिस इज इनवैलिड अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट। तो इस जो ब्रांच है फिजिक्स की, इसमें हम यही डिस्कस करेंगे कि
क्यों हीट ट्रांसफर नहीं हो पाती कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी के अंदर? इट इज नॉट द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसमें हमें एक्सटर्नल वर्क करना होता है। वी हैव टू डू एक्सटर्नल वर्क टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। बट सर अपना एक क्वेश्चन अराइज होता है, सर रेफ्रिजरेटर तो ठंडा कर देता है, हम कोई भी गर्म चीज या फिर हम कोई नॉर्मल टेम्परेचर में हम कोई भी पानी रखें तो हम फ्रिज में रखते हैं, हम उसको रखते हैं थोड़ी देर बाद देखते हैं तो और भी ज्यादा ठंडा हो जाता है, तो हीट जाती कहाँ है, वो कैसे ठंडा होता है? सर आपको पता होगा कि रेफ्रिजरेटर कैसे काम होता है, अपने आप चल पड़ता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसमें हम क्या देते हैं? इलेक्ट्रिक वर्क करते हैं। हम एक्सटर्नली उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और वो वर्क इलेक्ट्रिसिटी वर्क करती है, अंदर की हीट को बाहर भेज देती है, सराउंडिंग में वो हीट ट्रांसफर कर देती है। आपने कभी रेफ्रिजरेटर जो फ्रिज होता है आपका, उसके पीछे हाथ लगा के देखा होगा, वो गरम गरम महसूस हो रहा होगा, राइट? तो वो वही होता है। इसलिए हम आप रेफ्रिजरेटर पढ़ोगे भी कि वो कैसे काम करते हैं, क्या उसकी एफिशिएंसी होते हैं, बेस्ट रेफ्रिजरेटर हम किसे कहते हैं, राइट? हम ये सब आगे जाकर चलकर डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ही, ठीक है? ये समझ में आया? बिल्कुल। आपने कभी किचन में पानी गर्म तो किया होगा। अब आप पानी गर्म कैसे करते हो? पानी गर्म क्यों करते हो? क्योंकि आपका पानी ठंडा होता है। आपका पानी ठंडा होता है, लेकिन आपको चाहिए क्या होता है? गर्म से पानी चाहिए होता है। आपको चाहिए हॉट वाटर। आपके पास है कोल्ड वाटर। आप उसको क्या रखते हो? किचन में जाते हो और गैस चलाते हो या फिर आपके पास इंडक्शन होगा, इंडक्शन में यूज करते हो, तो वो पानी क्या करते हैं? गर्म हो जाता है। तो वहां आपने नोटिस किया होगा कि आप वहां पर क्या कर रहे हो? वहां पर आप फ्यूल बर्न कर रहे हो, अपना अपना फ्यूल बर्न कर रहे हो, और उस फ्यूल से जो हीट एनर्जी जो है ट्रांसफर हो रही है आपकी, हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वहां पे, इसमें पानी के अंदर ट्रांसफर हो रही है, और उसका जो टेम्परेचर क्या है, बढ़ रहा है। इसलिए वो जो बॉडी है वो क्या हो रही है? ठंडी हो रही है। और ऐसे अगर हम इंडक्शन की बात करें, जो इंडक्शन होते हैं वो क्या करें, इलेक्ट्रिक एनर्जी को ले रहे हैं और वो किस में बर्न कर रहे हैं? हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, और फिर वो हीट एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है किसमें? कोल्ड बॉडी के अंदर, मीन्स आपके पानी के अंदर गर्म। इसी वजह से आपका जो पानी है वो ठंडा हो जाता है, राइट? यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अब जो हीट एनर्जी उसने बनाई, इलेक्ट्रिकली उसने, उसके अंदर क्या होता है? नाइक्रोम की वायर्स होती है। अब ये जो नाइक्रोम वायर्स होती है, इनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है। हाई रेजिस्टेंस की वजह से आपने सुना होगा कि H इज इक्वल्स टू आई स्क्र आर टी। हाई रेजिस्टेंस की वजह से उसके अंदर बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, और उस वही हीट ट्रांसफर होती है कोल्ड बॉडी के अंदर। तभी जो हमारा जो कोल्ड बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, राइट? दिस इज वेरी सिंपल, आप सबको पता होगा, ठीक है? हमें अगर, अब मैं आपको इसकी समरी बताता हूँ, देखो, अगर हमें किसी भी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी के अंदर हीट को ट्रांसफर करना है, तो हम सीधा उन दोनों बॉडी का डायरेक्ट कांटेक्ट करवा देंगे, अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा, और उनका टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट बन जाएगा। कांस्टेंट मींस हॉट बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होगा और कोल्ड बॉडी का थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, और बाद में उन दोनों का टेम्परेचर जो है सेम हो जाएगा। बट क्या हम कोल्ड बॉडी से अंदर से जो हीट होती है, देखो, कुछ ना कुछ टेम्परेचर तो उसका भी होगा, अगर हम थोड़ी सी हीट निकाल लेंगे ना तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। कोल्ड बॉडी के अंदर भी हीट होती है, तो कोल्ड बॉडी से अंदर से अगर हम और हीट लेना चाहें, उसको हम पानी को अगर हम बर्फ बनाना चाहें, तो हमें हीट तो निकालनी पड़ेगी ना, राइट? अगर पानी को हम बर्फ बनाना चाहें तो हमें कुछ ना कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। वो एक्सटर्नल वर्क किस फॉर्म में हो सकता है? वो हो सकता है कि हम इलेक्ट्रिक वर्क भी कर सकें या कोई और वर्क भी कर सकें, राइट? अब हमने पढ़ लिया कि हीट होता क्या, राइट? अब हम बात करते हैं कि हम जो थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ेंगे ना, वो हम बात करेंगे सिस्टम के बारे में। हम बार बार एक वर्ड यूज करेंगे, सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो लेट डिस्कस व्हाट इज सिस्टम एंड व्हाट इज सराउंडिंग। सिस्टम मतलब वो होता है जिसपे हम स्टडी कर रहे हैं। मान लो हम किचन में गए, हमने पानी गर्म करना, ठीक है? हमें क्या गर्म करना है? पानी को गर्म करना है। हम किचन में गए, हमने पानी को गर्म किया। गर्म कैसे किया? एक पतीली ली,
या कोई बर्तन लिया, उसके अंदर पानी डाल दिया और हमने उसको क्या किया, इंडक्शन पे रख दिया, गैस पे रख दिया, राइट। अब जो हमारा पानी है जिसे हमें गर्म करना है, वो क्या है हमारा, जो हमारा पानी है जिसको हमें गर्म करना है, वो बन जाएगा हमारा सिस्टम। एंड जो आसपास जो किचन का एरिया है, आसपास जो किचन का एरिया बच जाता है, वो होता है बच्चों हमारा सराउंडिंग, राइट। वही होता है हमारा सराउंडिंग, ठीक है। ऐसे ही अगर हम किसी भी जिस भी चीज पर हम वर्क कर रहे हैं, जिस भी चीज को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, मान लेते हैं कि हमने हमें चाय का कप ले लिया। चाय तो सबने पी होगी कभी ना कभी, ठीक है। या जिसने दूध पीता वो दूध देख ले। जैसे हमने चाय का कप लिया, अब वो धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा हो जाता है। क्यों? धीरे धीरे जो चाय है वो ठंडी होने लग जाती है, तब तक अगर हमने पी नहीं तो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होता है वो चाय का टेम्परेचर से कम होता है। सराउंडिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ टी, राइट। इसलिए जो चाय में से जो हीट है, मीन्स जो चाय है हमारी कैसे काम कर रही है, एज अ हॉट बॉडी हमारी काम कर रही है। और जो चाय है उसका जो टेम्परेचर है उसमें से हीट निकल कर जा रही है और उसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा है। इसलिए थोड़े टाइम बाद हमें लगती है कि चाय हमारी ठंडी होगी। बट हम क्या कर रहे हैं, हम इस चाय को कप को ऑब्जर्व करें, कप ऑफ टी, हम इस चाय के कप को क्या करें, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो चाय का कप है, ये हमारा वर्क करेगा एज अ सिस्टम। और जो आसपास का हमारा सराउंडिंग एरिया है, आसपास का हमारा सराउंडिंग एरिया, अगर हम बेडरूम में बैठे हैं तो बेडरूम वाला एरिया जो हो गया हमारा आसपास का, वो हमारा किस तरह से वर्क करेगा, वो वर्क करेगा एज अ सराउंडिंग, राइट। समझ में आ गया? बहुत आसान है, ज्यादा मुश्किल वाली बात है नहीं, ठीक है। और जो हम थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करते हैं वो बेसिकली हम ज्यादातर स्टडी करेंगे गैसेस के बारे में। गैसेस में हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन सब चीजों के जो इफेक्ट होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। बट थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम जो है कंटेनर के अंदर स्टडी करेंगे जिसके ऊपर पिस्टन लगा होगा। मान लेते हैं ये हमारा कंटेनर है और इसमें हमने क्या लगा रखा है, पिस्टन लगा रखा है, राइट। और इसके अंदर मैंने क्या कर दी, गैस फिल कर दी। इसके अंदर मैंने गैस फिल कर दी, ठीक। कोई भी गैस हो सकती है, चाहे हाइड्रोजन, हीलियम, जो भी आपने लेना है वो आप ले सकते हो। मान लेते हैं कि इसका प्रेशर है P, वॉल्यूम है V और टेम्परेचर है T, ठीक है। क्या ये जो हमारा सिस्टम है, क्या ये मूव कर रहा है, क्या किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है? नहीं, ये हमारा जो सिस्टम है ये किसी भी वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा, ठीक है। क्या इसकी कोई एक्सेलरेशन है? अगर वेलोसिटी ही नहीं है तो क्या इसकी एक्सेलरेशन होगी? बिल्कुल नहीं। ओके। बट जो इस कंटेनर के अंदर है, अंदर जो अंदर क्या हमारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, इस कंटेनर के अंदर हमारे पास क्या गैस मॉलिक्यूल्स, क्या ये रेस्ट पर है क्या? क्या ये आपको रेस्ट पर दिख रहे हैं? नेवर। गैस मॉलिक्यूल्स हमेशा क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं, ना किसी वेलोसिटी से ये रैंडमली मूव करते हैं, राइट। गैस मॉलिक्यूल्स किसी ना किसी वेलोसिटी से रैंडमली मूव करते हैं, ठीक है। चलो मान लें कि ये मूव कर रहे हैं, क्या कोई ना कोई इनकी स्पीड तो होगी ना। मान लेते हैं कि वो v है, राइट। क्या सभी मॉलिक्यूल्स की स्पीड v होगी? नहीं, क्योंकि इनके बीच में कोलिजन्स भी होंगे। कोलिजन्स की वजह से एनर्जी ट्रांसफर होगी। एनर्जी ट्रांसफरिंग की वजह से इनकी वेलोसिटी में थोड़ा बहुत चेंज तो आएगा, आएगा ना, बिल्कुल। पर क्या इस इनकी अंदर जो मोशन हो रही है, इनके अंदर मोशन होने की वजह से क्या कंटेनर में कोई मोशन आ रहा है क्या? नहीं, इस कंटेनर पे तो कोई मोशन नहीं आ रहा क्योंकि इसके इन गैस मॉलिक्यूल्स की वजह से, राइट। बट मैकेनिक्स में हमारा के साथ क्या होता है, बट मैकेनिक्स में हमारे साथ क्या होता है, देखो। इन मैकेनिक्स हमारे पास एक बॉडी होती है, राइट। ये हमारे पास मान लो कि बॉडी है, ये क्या होती है, एक्चुअल में मूव कर रही होती है। हम मैकेनिक्स के अंदर इन इस बॉडी के मॉलिक्यूल्स का कोई मोशन चेक नहीं करते,
राइट। हम नहीं स्टडी करते इन बॉडी के मोशन ऑफ मीन्स मॉलिक्यूल्स के बारे में, हम इसमें कोई भी स्टडी नहीं करते। बट हम क्या स्टडी करते हैं, इस पूरी के पूरी बॉडी का जो वेलोसिटी है वो क्या है, इस पूरी की पूरी बॉडी पे फोर्स कितना लग रहा है, या इस पूरी की पूरी बॉडी पे एक्सेलरेशन कितना है, क्या इसका एक्सेलरेशन है, क्या इसका मास है, इनके मॉलिक्यूल्स के बारे में हम डिस्कस नहीं करते। बट इन थर्मोडायनेमिक्स हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स पे, मॉलिक्यूल्स क्या इफेक्ट डाल रही हैं कंटेनर के ऊपर, राइट। और अगर हम मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेशर बढ़ाएं तो मॉलिक्यूल्स क्या टेम्परेचर में क्या चेंज आता है, मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम में क्या चेंज आता है, व्हाट इज द डिफरेंस, राइट। व्हाट आर द चेंजेस ऑब्जर्व्ड व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर ऑन द गैस, राइट। तो ये सब हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। एक चीज आपको समझने की है, ये है कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर सिस्टम की एक्चुअल में कोई मूवमेंट नहीं होती। सिस्टम इज ऑलवेज एट रेस्ट, एब्सोल्यूट एट रेस्ट, राइट। बट व्हाट इज इन मोशन, मोशन इज in the gas molecules which is present in the container, okay. But in mechanics there is a actual motion of the body. We are not considering the motion of the molecules of the body in mechanics, but in the thermodynamics we have to consider, okay। हमें सिस्टम के मोशन का मैकेनिक्स में हम नहीं बात करते इतनी डिटेल में, लेकिन हमें बात करनी पड़ती है किसके अंदर, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर में बात करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें हम प्रेशर के चेंजेस को, टेम्परेचर के चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं। आगे चलकर जो हम पढ़ेंगे ना, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है, बॉयल्स लॉ क्या होता है, ये सब चीजें जो है, हाँ जी, इसी पे बेस्ड है। हम इसमें देखेंगे कि प्रेशर अगर हम बढ़ाएं तो वॉल्यूम में क्या चेंज आ रहा है, अगर हम प्रेशर बढ़ाएं वॉल्यूम कांस्टेंट रखें, टेम्परेचर में क्या चेंज आता है, राइट। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो वॉल्यूम में क्या चेंज आता है, कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। ये सब चीजें हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, ठीक है, ओके। तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। हमारे इंटरनल एनर्जी होती क्या है और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं बता देता हूँ, इसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, अभी बताते हैं, अभी बात करते हैं इस पे। हाँ, अभी तक आप पूछोगे कि सर हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में सुना, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सुना। काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती है, मोशन ऑफ द बॉडी, मोशन ऑफ बॉडी, राइट। और पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है एक्चुअल पोजीशन ऑफ द बॉडी। तो सर ये इंटरनल एनर्जी किसकी वजह से होती है, राइट। चलो एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ, देखो। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई बॉडी है, बी, कोई बॉडी है, वो मूव कर रही है किसी वेलोसिटी v से, और ग्राउंड से कितना ऊपर है, मान लेते हैं कि h हाइट ऊपर है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाट विल बी आवर टोटल एनर्जी, हमारी टोटल एनर्जी कितनी होगी, दैट विल बी द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बट दैट इज नॉट ऑलवेज राइट। हमारी जो टोटल एनर्जी है उसमें हम इंटरनल एनर्जी को भी कैलकुलेट करेंगे, उसमें हमें शामिल करना है, क्योंकि मैकेनिक्स के अंदर हम कभी भी बात नहीं करते बॉडी के अंदर के मॉलिक्यूल्स का क्या हो रहा है, ठीक है। हम ये मान के चलते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो रिजिड है, इन्हीं के अंदर कोई भी मोशन नहीं हो रहा, ना ही कोई वाइब्रेशंस हो रही है, ठीक है। बट एक्चुअल में क्या ऐसा होता है क्या, हमें वाइब्रेशंस तो होती है ना, इसलिए हमें थर्मोडायनेमिक्स के अंदर इस इंटरनल एनर्जी को इंक्लूड करना होता है। ये जो काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी है एक्चुअली बॉडी की वजह से आ रही है। काइनेटिक एनर्जी आ रही है बॉडी की वेलोसिटी की वजह से, बॉडी कितनी वेलोसिटी से चल रही है, राइट। और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आ रही है बॉडी की पोजीशन की वजह से, बॉडी कहाँ रखी गई है उस पोजीशन की वजह से हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ रही है। और इंटरनल एनर्जी किस वजह से आ रही है, देखो ध्यान से, इंटरनल एनर्जी आ रही है इन गैस मॉलिक्यूल्स की वजह से। गैस मॉलिक्यूल्स है, किसी ना किसी स्पीड से मूव कर रहे होंगे, मान लो कि v स्पीड है, इनकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, मान लो कि वो काइनेटिक एनर्जी है, इनकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, मींस वाइब्रेशनल एनर्जी या जो भी हीट एनर्जी है, ये सब भी होंगी, राइट। तो हमारी जो इंटरनल एनर्जी क्या है, our internal energy will be the sum of kinetic energy plus
potential energy, and due to all the other energies which are present in the gas molecules. Molecules of the body means vibration energy होगी या जो chemical energy अगर वो कोई chemical changes या reaction हो रही है उनके बीच में, ठीक है, उनकी वजह से ये सब चेंजेस आते हैं, ठीक है। देखो हमारी टोटल एनर्जी क्या होगी, अभी मैंने आपको बताया दैट विल बी ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी यू। अब ये तो दोनों जो चीजें हैं ये एक्चुअली बॉडी के थ्रू आ रही है, राइट। और जो यू है ये ड्यू टू मोलिक्यूल्स इसकी वजह से आ रही है, ठीक है। और अगर हम थर्मोडायनेमिक्स में बात करें तो हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, देखो हमने क्या पढ़ा है, हमने ये समझा है कि हमारा जो सिस्टम होता है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर वो ऑलवेज रिमेन्स एट रेस्ट। ना तो इसकी कोई वेलोसिटी होती ना ही, और हम जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी लेके चलते हैं सिस्टम की वो हम ऑलवेज जीरो मींस इसकी हम जीरो लेके चलते हैं, ठीक है। अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो टोटल एनर्जी क्या होगी हमारी, देखो काइनेटिक एनर्जी हमारी जीरो हो जाएगी, राइट। एंड पोटेंशियल एनर्जी भी हमारी जीरो हो जाएगी बिकॉज हम इन ये बॉडी का कुछ भी कंसीडर नहीं करते। बट क्या हमारी इंटरनल एनर्जी जीरो होगी, नहीं, क्योंकि हम मॉलिक्यूल्स के मोशन है हमारे पास, हम उसके बारे में ही डिस्कस करें, हम इसको जीरो नहीं ले सकते। टोटल एनर्जी विल बी द यू, ठीक है। एंड इंटरनल एनर्जी जो होती है और यू इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी मींस फॉर आइडियल गैसेस मींस जो इंटरनल एनर्जी होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। या मैं ये कहूं कि जो यू होता है मींस जो इंटरनल एनर्जी होती है वो हमारी क्या होती है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी विल बी द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फॉर व्हाट, फॉर आइडियल गैसेस। और जो हमारी आइडियल गैसेस होती हैं वो क्या होती हैं, जो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी को फॉलो करता है, ये हमारी आइडियल गैसेस होती हैं। हम पढ़ चुके हैं ना पहले, हमने प्लस वन में टेंथ में ये सब पढ़ी हुई चीजें। आइडियल गैस इक्वेशन होती है, क्या होती है, आइडियल गैसेस क्या होते हैं, राइट। आगे चलकर हम ये भी पढ़ेंगे कि आगे हमारा जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आएगा हम ये सब उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हमने क्या सीखा, टोटल एनर्जी इज यू एंड यू इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो क्या मैं इसको ये नहीं सकता कि डी यू इज इक्वल्स टू डेल यू अपॉन डेल टी इंटू डी टी, लिख सकता हूँ ना। ये मैं आपको बताऊंगा जब हम मैथमेटिकल फिजिक्स करेंगे, तब हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस आप ये याद रखो कि अगर हमारा कोई भी फंक्शन मान लेते हैं कि एफ है, वो एक्स और वाई का फंक्शन है, तो मैं डी ऑफ एफ एक्स एंड वाई टोटल, इसको हम बोलते हैं टोटल डेरिवेटिव। ये जो हमारा निशान होता है ना ये करली बोलते हैं इसे, मींस ये सिर्फ टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, बाकी सारी चीजें हमारी क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी, ठीक ठीक है। तो हम इसको क्या लिखते हैं, डी ऑफ एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू करली ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन डेल एक्स और इनटू क्या करेंगे डी एक्स प्लस करली ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई क्या है, हमारा फंक्शन है किसका, एक्स और वाई का, और में करली ऑफ वाई इनटू कितना आएगा, दैट इज डी वाई। इस समझ में रखें, ठीक, आगे भी हम इसका यूज करेंगे, ओके। इतना समझ में आया, इंटरनल एनर्जी समझ में आ गई, ओके। आगे बढ़ते हैं, चलो। तो देखो अब हमें एक और चीज डिस्कस करनी है। हम क्या डिस्कस करेंगे, फॉर नॉन आइडियल गैसेस, नॉन आइडियल गैसेस के लिए जो हमारे इंटरनल एनर्जी होती है वो टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन होता है, राइट। ये हम आगे चल के इसकी डेरिवेशन भी करेंगे, बट अभी आप याद रखो जो इंटरनल एनर्जी होता है वो फंक्शन ऑफ इसका वॉल्यूम, वी वॉल्यूम एंड टी टेम्परेचर, इन दोनों का फंक्शन होता है। तो हम डी यू को क्या लिख सकते हैं, फॉर नॉन आइडियल गैसेस दैट विल बी करली ऑफ एफ, एफ के हमारा फंक्शन दैट इज दिस अपॉन करली ऑफ वी इंटू डी वी प्लस करली ऑफ एफ
अपॉन करली ऑफ टी इंटू डी टी, राइट। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये थी हमारी इंटरनल एनर्जी। चलिए अब बात करते हैं हम एक मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, दैट विल बी, वो क्या है हमारा, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम हम सबने पढ़ा थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। बट थोड़ी सी चेंजेस है उस डेफिनेशन में भी। क्या है हमारा, थोड़ा सा चेंज आ गया है उस डेफिनेशन में। हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था, बट इस थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, अगर हमारी कोई भी बॉडी है तो उसमें अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है उस बॉडी का, अगर उस बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है, राइट, तो वो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, राइट, उस बॉडी में थर्मल इक्विलिब्रियम है। अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो उस बॉडी, वो बॉडी जो है हमारी थर्मल इक्विलिब्रियम में कहलाती है। बट चेंज क्या है, चेंज ये है, टेम्परेचर तो चेंज नहीं होना चाहिए, बट साथ ही प्रेशर, वॉल्यूम एंड मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हमारे चेंज नहीं होने चाहिए। क्या बात समझे, क्या समझे आप, देखो, a body is said to be in thermal equilibrium if its pressure, volume V, temperature T, and number of molecules N will not change. Not change with respect to time. अगर हमारी कोई बॉडी है उसका ना तो प्रेशर चेंज होना चाहिए, ना ही वॉल्यूम चेंज होना चाहिए, ना ही टेम्परेचर, और ना ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसके अंदर आने या जाने चाहिए, तो हम कहेंगे कि हमारी जो बॉडी है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, पहले हम क्या पढ़ते थे, सिर्फ टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बट नहीं, अब नहीं होगा ऐसा। अब क्या है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये चारों चीजें हमारी चेंज नहीं होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको टेम्परेचर मत समझिएगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। समझ में आया। चलो एग्जांपल लेते हैं, हमारी कोई भी बॉडी है, मान लो वी बॉडी है, इसको हमने क्या किया, डायाथर्मल वॉल से जो है इंसुलेट कर दिया। ये क्या है, हमारी डायाथर्मल वॉल, ये हमारी गैस मान लेते हैं, ये हमारी कुछ बॉडी है बी, बॉडी मान लेते हैं, ठीक है। इसका टेम्परेचर है टी, बॉडी का, और सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लेते हैं कि हमारा टी वन है, जो कि लेस देन है टी से, ठीक है। क्या ये बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में, ये हमारी क्या है, डायाथर्मल। आप मुझे बताओ, क्या ये जो हमारी बॉडी है, क्या ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है। देखो प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि क्यों चेंज नहीं हो रहा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐसा उसमें चेंज नहीं आ रहा। क्या इसका बॉडी का वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा। क्या इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज हो रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मींस क्या इसमें कोई नंबर ऑफ, जो सेम गैस है इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहे हैं, या और आ रहे हैं, या जा रहे हैं वहां से, नहीं जा रहे, बिकॉज ये डायथर्मल वॉल है, बंद है कंटेनर, कहीं से बाहर ये अंदर नहीं जा रहे, ठीक है। क्या इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, नहीं, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि इस बॉडी का टेम्परेचर टी है, और ये डायथर्मल वॉल है सर। डायथर्मल वॉल क्या होती है, हीट को ट्रांसफर कर सकती है, हीट ट्रांसफर करने कर सकती है ये, किससे, सराउंडिंग से। इसीलिए इसका जो टेम्परेचर है टाइम के साथ कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। बट बट आफ्टर सम टाइम, जब इसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा, तब हम कह सकते हैं कि ये बॉडी जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अब नहीं है, आफ्टर सम टाइम, जब, कब, कितने टाइम के बाद, जब इस बॉडी का और सराउंडिंग का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा तब। अब सुनिए, एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने एक और गैस ले ली और उसको हमने एडियाबेटिक वॉल के अंदर बंद कर दिया। क्या कर दिया, एडियाबेटिक वॉल के अंदर बंद कर दिया।
अब बताओ क्या हमारी जो गैस है, ये जो हमारी गैस मॉलिक्यूल्स है, क्या ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है? क्या हमारी जो बॉडी मान लेते हैं, बॉडी, हमारी कोई बॉडी है, क्या ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है? बताओ, क्या इसका प्रेशर चेंज हो रहा है? नहीं, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, टाइम के साथ कांस्टेंट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। क्या इसकी वॉल्यूम चेंज हो रही है? नहीं, क्योंकि रिजिड वॉल से है। टेम्परेचर चेंज हो रहा है? नहीं, क्योंकि एडियाबेटिक वॉल है सर, क्योंकि क्या है, एडियाबेटिक वॉल है। ये हीट एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करती, इसलिए इसका टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है। या इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोई आ जा रही है? नहीं, वो भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, राइट। क्योंकि इसका ना तो प्रेशर चेंज हो रहा, ना ही वॉल्यूम चेंज हो रहा, ना ही टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है चेंज नहीं हो रहे। इट इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ये जो बॉडी है हमारी, जिसका हमने एग्जांपल लिया है, ये एडियाबेटिक वॉल वाली है, तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं, जिसमें हम एक चाय के कप लेते हैं। चाय तो पी है ना सबने, चाय तो सबने पी होगी। हाँ, ये मान लो हमारे यहाँ पे चाय, ये क्या हमारे यहाँ पे चाय, ठीक है, ये हमारे सराउंडिंग में पड़ी है, खाने में चाय पीने का मजा ही अलग होता है, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है? विल इट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम? टेल मी। आप कहोगे नहीं, क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, क्योंकि ये जो है सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, अपने टेम्परेचर को कम कर रहा है, हीट यहाँ से बाहर जा रही है सराउंडिंग के अंदर, इसका टेम्परेचर टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, इसलिए ये थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। आप समझ में आ गया सबको, ये थर्मल इक्विलिब्रियम कहते किसे हैं? पहले अब कोई भी पूछेगा तो बता दोगे ना कि थर्मल इक्विलिब्रियम होता क्या है, ठीक है। या जिसको, जिसने गलत डेफिनेशन याद करी हुई है उसको समझाओगी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जेरोथ्ला के बारे में। व्हाट इज जेरोथ्ला? ये जेरोथ्ला की चीज क्या है, क्या बनाई थी भाई इसने? देखो, जो जेरोथ्ला है, ये फर्स्ट लॉ के बाद आया था। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जो हम आगे चलकर पढ़ेंगे, ये उसके बाद आया था, आफ्टर, उसके बाद आया था। लेकिन फिर भी इसे जेरोथ्ला कहते हैं, क्योंकि ये मोस्ट बेसिक लॉ था। ये बाकी ये टेम्परेचर को डिफाइन करता था, मीन्स टेम्परेचर, ये बहुत ही बेसिक लॉ था, ठीक है। इसलिए हमने इसको कहा जेरोथ्रा। बाकी फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ये सब हमारे पास है थर्मोडायनामिक्स के। तो आखिर ये कहता क्या है, ध्यान से सुनो मेरी बात को। जेरोथ्रा, अकॉर्डिंग टू जेरोथ्रा, व्हेन टू बॉडीज आर डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, या फिर मैं ये कहूँ, व्हेन टू बॉडीज आर इन थर्मल कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, देन एंड अनदर बॉडी सी which is thermal contact, या फिर मैं थर्मल इक्विलिब्रियम with a body A, then automatically the body B and C will be in thermal equilibrium। या फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो, when two bodies A and B are in thermal equilibrium with each other, and third body C, which is thermal equilibrium with another body C, with the body A, sorry, with A, बट नॉट विद बी। ये बी के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है, लेकिन ए के साथ ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है, देन बी एंड सी विल आल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। जरूरत क्या कहता है, देखो, अगर कोई भी बॉडी है, मान लो हमारे पास ये बॉडी है ए, हमने एक बॉडी मान ली, दिस इज द बॉडी ए, उसको मैंने क्या किया, एक डायाथर्मिक वॉल ले ली। हमने क्या किया, एक डायाथर्मिक वॉल ले ली, मान लो कि हमारे पास है एक डायाथर्मिक वॉल है। हमने क्या किया, एक बॉडी बी जो है उसको क्या कर दिया, इसके साथ कांटेक्ट में ले आई। बट और दूसरा क्या कहता है, हमने एक और बॉडी ली, क्या ली,
हमने एक और बॉडी ली सी, हमारी एक और बॉडी है सी, बट इट इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। मान लेते हैं कि ये एडियाबेटिक है, ये वाली जो बॉल है जो बी और सी के बीच में है, कौन सी बॉल है, दैट इज एडियाबेटिक बॉल। ठीक है, और जो ए और बी और सी के बीच में है, ये कौन सी बॉल है, दिस इज डायथर्मिक बॉल, राइट। अब ये क्या है, ए जो है थर्मल इक्विलिब्रियम विद बी, ए जो है थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी, देन जो बी और सी है वो भी क्या होंगे, वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम होंगे, सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो ये था हमारा जेरोथ लॉ, मोस्ट बेसिक लॉ है, ज्यादा हमें इसके बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा कि हमने एक बॉडी ली ए, वो बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मान लेते हैं कि इसका टेम्परेचर है ए मान लेते हैं। तो अगर ये बी की डायरेक्ट कांटेक्ट में है, मींस थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका भी तो टेम्परेचर टी ए होगा। ठीक है, अब क्या होगा, और ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, अगर ए का टेम्परेचर टी ए है तो सी का टेम्परेचर कितना होगा, दैट विल आल्सो बी टी ए, राइट। अब देखो इन दोनों का टेम्परेचर टी हुआ कि नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्टली दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में भी तो आ गए ना, राइट। तो यही तो है हमारा जरूरत लॉ, दिस इज द जरूरत लॉ, मोस्ट बेसिक लॉ। ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे। आगे हम बात करते हैं, देखो एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा कोई भी कंटेनर है, इसमें हमने ले लिया वाटर, हमने क्या ले लिया वाटर, और हम इसको गर्म कर रहे हैं। कैसे गर्म करें, हम इसको क्या दे रहे हैं, फायर, हमने नीचे आग जला रखी है और हम इसको क्या करें, गर्म कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, हम इसको क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, हीट गिवन। एंड हम दूसरा केस लेके चलते हैं, हमने क्या किया, हमारे पास ऑलरेडी गर्म पानी था, हमारे पास क्या था, हॉट वाटर था। मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई बीकर है और ये क्या है, थोड़ा सा गर्म है, हॉट वाटर, और हम उसको क्या कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर में रख रहे हैं, मीन्स फ्रिज में रख रहे हैं, रेफ्रिजरेटर। और फिर वो क्या हो रहा है, कोल्ड, ठंडा हो रहा है। तो अब इसमें से क्या हुआ, इसमें से क्या हुआ, हॉट से कोल्ड में गया, मीन्स इसके अंदर क्या हुआ, हीट गिवन आउट, गिवन आउट, गिवन इन, राइट। हमने इसमें हीट दी और इसमें हीट निकाली। अभी क्या होता है हमारे थर्मोडायनेमिक्स में ना, एक साइन कन्वेंशन होता है, जैसे हमने ऑप्टिक्स में पढ़ा है ना, एक साइन कन्वेंशन टाइप का। मीन्स अगर प्रिंसिपल एक्सिस से अगर हमारे ऑब्जेक्ट ऊपर है हाइट में तो हम पॉजिटिव लेंगे, अगर नीचे है तो नेगेटिव लेंगे। वैसे ही थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या करते हैं, एक साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं। क्या होता है वो साइन कन्वेंशन, एक साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं। वो साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि अगर हम हीट दे रहे हैं किसी भी बॉडी को, हमारा यहाँ पे सिस्टम क्या है, यहाँ पे हमारा सिस्टम है वाटर, वाटर हमारा सिस्टम, उसमें क्या हो रहा है, वो गर्म हो रहा है, मीन्स उसको हम हीट दे रहे हैं। अगर हम किसी बॉडी के अंदर हीट ट्रांसफर कर रहे हैं या हीट दे रहे हैं तो उसका जो डेल्टा क्यू होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बट सिमिलरली अगर हम सिस्टम से हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मीन्स निकाल रहे हैं हीट, उसको ठंडा कर रहे हैं, तो उसका जो डेल्टा क्यू होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। इफ हीट इज गिवन, इफ हीट इज टेकन आउट। अब जैसे हमने चाय का कप की एग्जांपल की बात की, अब हमारे पास ये चाय का कप है, ठीक है, ये हमारे पास चाय का कप है। अब ये ऐसे ही पड़ा, आपने पी नहीं चाय, सराउंडिंग में धीरे धीरे क्या हुआ, ठंडा हो गया। अब इसमें डेल्टा क्यू में क्या चेंज आएगा, कैसा साइन लेंगे हम इसका डेल्टा क्यू का। अब इस कप में चाय ठंडी हो रही है, इस जो हीट थी इसमें वो क्या जा रही है, वो सराउंडिंग में जा रही है, इसमें से क्या जा रही है, बाहर निकल रही है हीट। तो वो जो हीट होगी, सिस्टम हमारा क्या है, हमारा चाय का कप, इसको हम ऑब्जर्व करें तो डेल्टा क्यू हमारा क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा, क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा। ठीक है, ग्रेट। तो अब मेरे एक सवाल का जवाब दो, सिंपल सा सवाल है, बताओ। देखो हमने क्या लिया, एक बॉडी ली, दिस इज अवर बॉडी, फर्स्ट बॉडी ए ली, ठीक है। एक हमने दूसरी बॉडी ली, क्या लिया, हमने एक दूसरी बॉडी ली, बॉडी बी।
ये जो बॉडी ए है हमारी, दिस इज अवर कोल्ड बॉडी। ये हमारी क्या है? ठंडी है, बर्फ है। अ, बर्फ है ये हमारी। क्या है हमारी? बर्फ, आइस मान लो, दिस इज अवर आइस। ये क्या है हमारा? दिस इज स्ट्रीम। इसके मान लेते हैं कि इसमें हमारा हॉट वाटर है। क्या है हमारा इस बॉडी पी में? हॉट वाटर। दिस कंटेन्स सम हॉट वाटर। अब बताओ किसमें क्या, कौन सी में हीट बाहर जाएगी, किसमें हीट अंदर आएगी? ठीक है, फाइन कॉम्बिनेशन बताओ हीट का। देखो वीडियो को पॉज करो और बताओ। ऐसे इतना मुश्किल भी नहीं है, बहुत ही आसान है। देखो आइस में से हीट क्या जाएगी? बाहर, अंदर आएगी। तो आइस में हीट जाएगी अंदर, क्योंकि ये गर्म पानी के कांटेक्ट में ये क्या करेगा? पिघलेगा। पिघलेगा कब? जब इसके अंदर हीट एंटर होगी। अगर हीट एंटर होगी तो हमने अभी पढ़ा था कि डेल्टा क्यू का साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और ये क्या होगा? पानी थोड़ा ठंडा होगा। ठीक है, पानी थोड़ा ठंडा होगा, राइट। तो हमारा डेल्टा क्यू क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि इसमें से हीट जा रही है, पानी ठंडा हो रहा है, टेम्परेचर उसका डाउन हो रहा है। इसीलिए इसमें जो हीट डेल्टा क्यू का साइन होगा वो हमारा लेस देन जीरो होगा, नेगेटिव होगा। समझ में आ गया ये बात? अब आपको अगर ये सब समझ में आ गया है तो आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। सिंपल सा क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो। जब एक ही क्वेश्चन है सिंपल सा। जब आप बर्फ को अपने हाथ में लेते हो या आप किसी भी ठंडी चीज को अपने हाथ में लेते हो, आपको ठंडा क्यों महसूस होता है? Why you feel cold when you take some cold body in your hand? Why? क्योंकि आपके जो हाथ है ना, आपके हाथ से हीट बाहर जा रही है, उस कोल्ड बॉडी के अंदर जा रही है। ठीक है, अगर हीट आपके बॉडी के अंदर से बर्फ के अंदर जा रही है तो बर्फ तो पिघल जाएगी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बर्फ का तो कुछ नहीं होगा, बर्फ तो पिघल जाएगी। बट आपके हाथ से हीट गई, आपके हाथ का टेम्परेचर जो होगा वो डाउन होगा, इसलिए आपको ठंडा महसूस होता है, राइट। समझ में आ गई बात? इसीलिए आपको ठंडा महसूस होता है क्योंकि आपके जो हाथ का टेम्परेचर है ना वो डाउन हो गया। ठीक है, और ठंडा महसूस हुआ, टेम्परेचर कम हुआ, तो ये हीट गई ना, आपकी बॉडी थोड़ा कोल्ड महसूस करेगी, इसलिए आपको कोल्ड महसूस होता है। ठीक है, तो इसी के साथ लगता है कि पहला लेक्चर था गया आपके साथ। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा लेक्चर तो प्लीज शेयर दिस एंड लाइक इट। कोई भी डाउट हो, आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी जीमेल आईडी मिल जाएगी, आप उसमें भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कल हम क्या करेंगे? कल हम पढ़ेंगे बच्चों हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे कल के लेक्चर में, आने वाले या फिर मेरे को आने वाले लेक्चर में हम इन सब चीजों के बारे में कवर करेंगे। स्टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय योर लाइफ।